आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। हमारा नया लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है वो किसके ऊपर है, नए चैप्टर के ऊपर। और नया चैप्टर में हमारे पास दो चैप्टर कह सकते हैं उसको, मतलब बोर्ड में दो चैप्टर दिए हैं। देखने जाए तो वो एक ही चैप्टर का पार्ट है, उसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर देखने जाए तो मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट निकल के आया है। तो अगर आप दोनों को एक साथ में लेना चाहते हो तो दोनों को एक साथ में भी ले सकते हो, बट क्या है कि दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम अलग रखते तो भी दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है कि जेडबलई के लिए जब प्रिपेयर करते हैं या फिर बड़ी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम पहले डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। मतलब कि हम पहले हिंदी गुजराती में वर्ड अगर उसका बोलूँ तो मैं निश्चय बोलूँगा, तो उसको डिटर्मिनेंट को पहले पढ़ा जाता है। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं रखते हैं, इसलिए कम वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो जल्दी से खत्म भी हो जाता है चैप्टर। उसके बाद मैट्रिक्स को क्यों शुरू किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती है क्वेश्चंस की और बहुत सारे कंसेप्ट भी होते हैं, तो आपको दिक्कतें कम होती हैं। हालांकि आपके बोर्ड की बुक में क्या दिया है, पहले मैट्रिसेस दिया है, फिर भी हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में मैंने बोला वैसे ही कुछ ही वेराइटीज के क्वेश्चंस होंगे। और डिटर्मिनेंट आपने हर बार देखा भी होगा, कितनी जगह पे देखा होगा। तो मैं अगर बोलूँ तो आपने स्ट्रेट लाइन में देखा होगा, कहीं पे कहीं स्ट्रेट लाइन में आपने डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा होगा। दूसरी बात एरिया ऑफ ट्राइंगल कहीं पर सुना हो तो वहां पर भी आपने पढ़ा होगा। तो बहुत सारी जगह है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी आपको डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ी होगी। तो डिटर्मिनेंट बहुत काम की चीज़ है, बहुत जगह पे सॉल्व होती है। और बस बोल सकता हूँ कि कंप्यूटर जो की दुनिया जो है वहाँ पर भी डिटर्मिनेंट से ही काम होता है। और डिटर्मिनेंट नहीं बोल सकता, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का पार्ट बोल सकता हूँ। बट डिटर्मिनेंट क्या है, तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, वो जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट इसके एक अरेंजमेंट ही है, क्या है, इस अरेंजमेंट की कुछ वैल्यू होती है, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो मैट्रिसेस क्या है, एक अरेंजमेंट है। वैसे ही अब मैट्रिसेस की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज है जो आपको लिखनी चाहिए वो है, आप लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि इसमें लिखना होगा, क्योंकि ये नोट्स जब आप अपने आप में खुद लेके बैठेंगे तब बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि आपको समझ में नहीं आई होगी कि ये कैसे हुआ कैसे हुआ। तो उस जगह पे अगर आपने अच्छे से लिख लिया होगा कि ये रीजन की वजह से ये चीज हो रही है, तो आपको जाके क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप नोट्स जो बनाओ इसमें अच्छे से नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है इसके लिए। चलिए हमारे पास क्या है सबसे पहला डिटरमिनेंट की बात करूँ तो सबसे पहले हम उसके ऑर्डर की बात करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। तो भाई डिटरमिनेंट है तो उसको ऑर्डर होता है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाता है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखा जाता है। अगर मैं दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर 2 लिख देता हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ 2 मतलब कि किसी नंबर का डिटरमिनेंट मुझे निकालना है, तो एक अरेंजमेंट ही एक नंबर को मैंने लिखा है, उसको कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो आपने कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट को देखा होगा, तो थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, और अगर 2 का मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो क्या देखने आएगा, 2। जबकि मैं -2 का डिटरमिनेंट निकालता हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, -2। क्या मिलेगा, -2। सर आप तो सोच रहे हो कि ये तो मोड जैसा दिख रहा है, तो जब आप मोड -2 की बात करते हो तो आप पढ़ते क्या हो, मोड -2। जबकि ये अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ -2। तो पढ़ाई जब इंसान पढ़ता है ना तभी बोलता है डिटरमिनेंट की बात कर रहा है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ -2। उस टाइम भी आपको बता देना चाहिए कि वो -2 मांग रहा है आपसे। समझ में आ रहा है। तो ये डिटरमिनेंट की क्वेश्चंस में आपको शुरुआत हो रही है, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट सबने देखा होगा ये चीज। तो चलो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑर्डर लेते हैं हम, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट मतलब वो कैसा दिखेगा, तो हमेशा एक चीज याद रखना, डिटरमिनेंट के अंदर क्या होगी, एक कॉमन चीज है। तो बताऊं, एक कॉमन चीज की बात करूं तो चलो हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बना कैसे। चलिए देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बना कैसे। तो आपने कभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया होगा, क्या सॉल्व किया होगा लीनियर इक्वेशन, कैसा, a1x + b1y = 0। और दूसरा अगर मैं यही इक्वेशन को क्या लिखता हूँ, a2x लिखता हूँ प्लस b2y लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, b2y = 0। तो कितने लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, y/x लिखता हूँ तो मैं y/x लिखूंगा तो कितने लोग कह पाएंगे, इसका क्या आंसर आएगा, y/x का आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से बोलो। a1/b1 कैसे, माइनस में यहाँ पर y/x क्या आएगा बताओ, तो सर -a2/b2। ठीक है, तो कितने लोग बोल सकते हैं सर x को इक्वल कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि x दोनों में y/x है। तो -a1/b1 = -a2/b2।
चलो जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो आंसर आएगा ना वो आप चौक जाओगे, बट वो क्या आएगा a1 b2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ और एक तरीके से लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को दिक्कत नहीं हुई? इससे ये पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो ये फर्स्ट जो हमारा डायगोनल है इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है a1 b2 माइनस a2 b1। तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का आंसर कितने लोग समझ पाए हैं इसको? 2 मिनट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। आप लिख दो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात ये हो गई। चलिए अगर इसमें और ज्यादा बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 a2 b1 b2। तो कितने लोग यहाँ समझ पा रहे हैं कि इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम 1 और इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम 2, है ना। इतना तो चीज आप समझ पा रहे होंगे। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रो 1 और इसको क्या बोलूंगा मैं, रो 2। समझ में आ रहा है क्या बताना चाहता हूँ? इसको जो अगर बात करूं मैं, इसको क्या बोलूंगा, रो 1, इसको बोलूंगा रो 2। ये मेरा क्या हो गया, कॉलम 1, ये क्या हो गया, कॉलम 2। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो तरीका है वो क्या दिखाना चाहता है, इसमें 2 कॉलम है और 2 रो है। मतलब कि जब भी डिटरमिनेंट की बात होगी आपके पास एक चीज होगी, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्यों, क्योंकि स्क्वायर एलिमेंट्स के लिए ही होता है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1। सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो कितने हैं, 2। अगर थर्ड ऑर्डर की बात करूंगा 3 क्रॉस 3 कितने होंगे, 9। तो मतलब आपको इतना पता चल गया होगा कि n ऑर्डर मैट्रिक्स हो, n ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे। सही है कि नहीं? चलो आगे लिखो। आगे हम 3 ऑर्डर में चले जाते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर पे चले जाते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, चलो कैसा दिखेगा थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, अगर कोई बता सकता है तो। क्या करेंगे, पहले तो a1 a2 a3, क्योंकि इसमें भी कितनी 3 कॉलम्स होंगे और 3 क्या होगी, 3 क्या होंगे, रो होंगी। सही है। तो आप इस तरीके से क्या लिख सकते हो, 3x3 का मैट्रिक्स लिख सकते हो। बहुत धीरे धीरे से मैं आपको ले जा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे से ले जा रहा हूँ, क्योंकि एक एक चीज है हम समझ समझ के जाएंगे। आपकी नोट्स अच्छे से बननी चाहिए, इसमें नोट्स अच्छी बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका रिवाइज जब करने बैठोगे आप बुक लेके नहीं बैठ सकते, है ना। तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, तो भाई 3 रो होगी, उसमें 3 कॉलम्स होंगे, सिंपल सा फंडा। अब इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है हम कितनी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो हम टोटल देयर आर 6 ways to find determinant। कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट जो है उसका अगर आपको आंसर निकालना है तो कितने तरीके से निकाल सकते हो, एक तो रो 1 से निकाल सकते हो, रो 2 से निकाल सकते हो, रो 3 से निकाल सकते हो, या तो आप कॉलम 1 से, कॉलम 2 से या कॉलम 3 से। मतलब 3 रो और 3 कॉलम दिया है तो आप तीनों रो से अलग अलग तरीके से आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो और तीनों कॉलम से भी आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, कोई भी एक से निकाल सकते हो, ठीक है। तो 6 अलग अलग रास्ते हो गए जहां से आप डिटरमिनेंट निकालोगे। अब डिटरमिनेंट निकालने से पहले थोड़ा एक साइन कन्वेंशन है जो हम आपको मैं बोलूंगा कि यूज कर लो। मुझे लग रहा है तब तक आप मेरे साथ साथ लिखे जा रहे हो, है ना। चलो आ जाओ इधर, नहीं लिखा तो लिख नहीं, पीछे थोड़ा बैक करो, क्या बोलते हैं, पॉज करो वीडियो और लिख लो। चलिए अब मैं बात किसका कर रहा हूँ, देयर आर 6 ways to find। अब उससे पहले साइन कन्वेंशन की बात करते हैं थोड़ा। साइन कन्वेंशन की बात करूँ तो, साइन कन्वेंशन की बात करूँ तो अगर मेरे पास क्या है 9 एलिमेंट्स हैं 3 और 3 में, तो पहला एलिमेंट जो है प्लस से स्टार्ट करूंगा और अल्टरनेट करता जाऊंगा। क्या अल्टरनेट करूंगा मैं, माइनस प्लस को, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? कितने लोग ऐसे भी याद रखते हैं, क्रॉस में प्लस आएगा और डायमंड हम खेलते हैं ना, पत्ते खेलते हैं, वहां पर माइनस आएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, मैं आपको याद रखने का बोल रहा हूँ। प्लस माइनस आएगा, ऑल्टरनेट स्टार्ट कहां से होगा, प्लस से, एंड कहां पर होगा, प्लस से, ठीक है। 3/3 की बात करते हैं, तो कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज, आसान है।
अब जो करना है वो है डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी? तो अगर मैं निकालता हूँ पहले कॉलम से, पहले रो से निकालता हूँ, पहली रो से आंसर क्या आएगा? A1 आएगा। अंदर क्या लिखेंगे हम? तो कि B1, सॉरी नॉट B1, क्या है यहाँ पर? अगर A1 जो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे इसको? कैसे निकालेंगे? कितने लोगों को पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं A1 की बात कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट कहाँ से ले रहा हूँ? A1 से, तो आपको A1 की रो और A1 की कॉलम को भूल जाना है। क्या भूल जाना है? A1 की रो और A1 की कॉलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, और बाकी क्या बचता है वो देखो। जैसे मैंने इसको दबा डाला और इसको भी हटा दिया तो बीच में क्या बन रहा है? B2, B3, C2, C3 बच रहा है। तो उसको आप क्या करो? छोटे डिटरमिनेंट में लिख दो, सेकंड ऑर्डर में। तो क्या B2, B3, C2, C3। ठीक है, फिर क्या आएगा? साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस आएगा, और क्या आएगा? A2। आपको क्या करना है? पहली रो से मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं इस डिटरमिनेंट को कहां से फाइंड कर रहा हूं? पहली रो से। पहली रो में कौन से एलिमेंट्स है? A1 है, A2 है, तो A3 है। तो मैंने पहला काम क्या किया? A1, A2, A3 को लिख दिया। चलो ये आसान हो जाएगा। पहले क्या किया आपने? A1, A2, A3 लिख दिया। फिर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है? प्लस माइनस प्लस, तो मैंने वो भी लगा दिया, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आपका काम क्या है? जो भी एलिमेंट आप खड़े रहो, जहां पर मैंने बात की थी A1 पे मैं खड़ा हूं, तो A1 पे जैसे ही खड़ा हूं मैंने क्या किया? रो और कॉलम को हटा दिया। अब मैं कहां खड़ा हूं? A2 पे खड़ा हूं, तो मैंने क्या किया? A2 की जो कॉलम है उसको हटाया, उसकी रो को हटाया, बाकी क्या बचा? B1 बचा और C3 बचा, सॉरी B1 B3 और C1 C3 बचा। क्या बचा? B1 B3 C1 C3। कितने लोगों को समझ में आया ये? चलो अब ये बताओ यहाँ पर क्या बचा? अगर A3 की बात करो तो A3 में क्या बचेगा वो बताओ, बताओ जल्दी से। A3 में क्या बचेगा? देख लो, A3 की रो निकालो, A3 की कॉलम निकालो, B1 B2 C1 C2। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या आप लोगों को ये सोल्व करना आता है कि नहीं? क्या सोल्व होगा इसका आंसर? B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2, ब्रैकेट में क्या बचेगा? B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3। क्या बचेगा ये बताओ? अंदर रहेगा B1 C2 माइनस B2 C1। चलो सबका अभी और एक बार सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा? A1 B2 C3। ठीक है, माइनस में क्या आएगा? A1 B3 C2, फिर माइनस में क्या आएगा? A2 B1 C3, माइनस माइनस प्लस में आएगा A1 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1। चलो अगर थोड़ा इजी करना है तो प्लस वाले को साथ में ले लो तो क्या आंसर बनेगा? A1 B2 C3 प्लस A1 B3 C1 यहाँ गलती है कुछ, यहाँ पर कुछ गलती होगी। A2 है ना? ओके, गलती दिखी, A2 है यहाँ पर, तो A2 क्योंकि ये तो सेम नहीं आ सकते, ऐसा है। A3 A2 B, यहाँ भी A1 आ गया, एक A1 यहाँ से आया, एक A2 आया, ये तो आ गया ना, फिर से लिख दिया मैंने गलती से। अब यहाँ पर क्या आएगा ये बताओ? यहाँ पर ये वाला आएगा A3 B1 C2, सही है। A3 B1 C2, और माइनस वाले कौन से हैं वो बताओ? माइनस वाले है A1 B3 C2, A1 B3 C2, फिर माइनस वाला क्या है? A2 B1 C3 माइनस A2 B1 C3 माइनस A3 B2 C1। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई गलत नहीं है। चलो आ जाओ, ये सब निकाल लेते हैं। चलो कितने लोग समझ पाए इस चीज को? कैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं? तो हम रो वाइज निकाला। जैसे आपने A1 A2 A3 को सिलेक्ट किया था ना, आप क्या कर सकते थे? B1 B2 B3 की सिलेक्ट कर सकते थे, बट उसी तरीके से आपको क्या चेंज करना पड़ता? ये वाले जो छोटे ब्रैकेट्स आएंगे वो भी आपके चेंज हो जाते हैं। तो जैसे मैंने रो पहली रो से निकाला, वैसे ही आप नीचे अगर लिखना चाहो तो इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ दो। आप एक काम करो, जो कॉलम है ना, यहाँ पर कॉलम थी, क्या कॉलम थी बताओ? A2 B2 और C2, और A2 B2 और C2 मतलब कॉलम 2 से आप एक बार डिटरमिनेंट निकाल के देखो। क्या करना है? एलिमेंट लेने हैं किसी भी रो और कॉलम के, साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है, प्लस आपको जब भी ये डिटरमिनेंट लिखो छोटा वाला, तब क्या करना है? उसी एलिमेंट पे खड़े रह के उसकी रो और कॉलम को हटा देना है। बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उससे आपको क्या बनाना है? ये छोटा वाला डिटरमिनेंट बनाना है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट वहां से बनाना है।
तो कितने लोगों को समझ में आ गया ये क्या देगा, ये वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। ये आंसर किसकी वैल्यू देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। क्या हम इसका आंसर निकाल लें, कोई एग्जांपल लेने की जरूरत है, ये समझ गए इसको निकालना कितना आसान है ना। तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ये हुई बोर्ड का मेथड ना, मैं जो बात कर रहा हूँ ये बोर्ड मेथड हुआ, निकालने का तरीका जो हुआ वो कैसा हुआ, बोर्ड मेथड हुआ। अब जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ उसको आप बोर्ड में यूज ना करें, ठीक है। इसका नाम भी दिया है, वैसे इस मेथड का नाम क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार, नाम मैं भूल जाता हूँ इसका। सरस, मतलब बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है इसको, सरस मेथड, ठीक है। अब सरस मेथड बोलो, सरस मेथड है, अच्छा है, सरस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल फंडा है। आपके पास क्या थे, A1 था, A2 था, सॉरी A1 B1 और C1 था, A2 B2 और C2 था, और A3 B3 और C3 था, ठीक है। आपके पास ये डिटरमिनेंट था 3/3 का। आपको सिंपल करना है, ये जो दो कॉलम है ना वापस से लिख देनी है, जैसे कि A1 B1 C1 A2 B2 और C2। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, दो कॉलम को वापस से लिख दिया। अब जिस तरीके से आपको बहुत ही चतुराई से, कैसे, बहुत सी चतुराई से आपको सिंपल से ये पकड़ना है A1 को, पहला जो एलिमेंट है उसको, और वहां से क्या है ट्रायंगल डायगोनली आपको बढ़ना है। तो क्या बन गया बताओ जल्दी से, A1 B2 C3 क्या बन गया, A1 B2 C3। तो मतलब इस तरीके का जो है हमने ये याद रखा है। उसमें तो क्या था, माइनस था, ITF में क्या था, ये माइनस दे रहा था, तो यहाँ पर क्या देगा, प्लस देगा, तो ये प्लस में आ रहा है। फिर यहाँ से हमने ये लिया तो क्या बना, प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 A3 B1 C2 माइनस क्या बचेगा बताओ, A3 B2 C1 A3 B2 C1 प्लस, माइनस मतलब ये भी माइनस है, अंदर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसलिए मैंने प्लस लिखा है, वो भी माइनस ही हो रहा है। अब ये वाला ब्रैकेट देख रहे हैं A1 B3 C2, तो क्या बनेगा A1 B3 C2 प्लस क्या बचेगा A2 B1 C3। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो भी आपका आंसर आएगा वही डिटरमिनेंट होगा। देख लो, चेक करना हो तो क्या A1 B2 C3 है, A2 B3 C1 है, A3 B1 C2 है, माइनस में क्या है A1 B3 C2 है, माइनस में क्या है A2 B1 C3 है, माइनस में A3 B2 C1 भी है। तो आपको एक चीज पता चल गई होगी कि यही सेम आंसर यहाँ से भी आ सकता है और वहां से भी आ सकता है। आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से निकालो, ये आसान तरीका है, जल्दी से आंसर आता है। ये भी तरीका सही है क्योंकि बोर्ड में आपको इसको ही अप्लाई करना है, ये अप्लाई नहीं कर सकते। चलो, तो ये आंसर हो गया। अब एक जो चीज है वो बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, इसको अच्छे से लिख के रखना, और मैं जो बोल रहा हूँ वैसी ही चीजें लिख देना। इसमें जो एलिमेंट्स है ना, क्या क्या एलिमेंट्स है बताओ, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आए, प्लस वाला जो ब्रैकेट है, प्लस वाला जो ब्रैकेट है, कौन सा वाला ब्रैकेट, प्लस वाला, ये कौन सा वाला ब्रैकेट है, नेगेटिव वाला, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, एलिमेंट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव वाले का, तो नेगेटिव वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो होता है उतने जैसा होता है। मतलब सर आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। अब आप क्या करते हो, सिंपल फंडा, आप इनका A1 B2 C3 A2 B3 C1 और A3 B1 C2 का क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो। क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, A1 B2 C3 इंटू A2 B3 C1 इंटू A3 B1 C2। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, जो तीन एलिमेंट्स यहाँ आते हैं उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो करते हो वो किससे कितना होता है, नेगेटिव वाले जो होते हैं ना उसके जितना। कितने वाले, किसके जितना, नेगेटिव वाले जो होते हैं एलिमेंट्स उसके जितना। देख लो कैसे, नेगेटिव वाले ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, वैसे तो देखने जाता हूँ, ये वाले जो है ना तीन, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितने जैसे होगा, इतने तीन जो आएंगे उसके जैसा होगा। तो यहाँ पर जो आने वाले हैं नेगेटिव के बाद आपके पास वो क्या आएंगे, नेगेटिव मत लिखो, यहाँ पर गलती हो जाएगी, नेगेटिव मत लिखो, इसमें लिखो ऊपर वाले में लिखो, हाँ क्या लिखेंगे हम, चलेगा, चलो पॉजिटिव और नेगेटिव ही लिखो, वही चलेगा। के पॉजिटिव कन्वेंशन और आयन, क्योंकि यहाँ पर जो बचेगा वो क्या आएगा, A1 A2 A3 का मल्टीप्लिकेशन, B1 B2 B2 B3 B1 का मल्टीप्लिकेशन, C3 C2 C1 का मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पर किसके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देखने जाए तो A1 B2 C3 वाले सभी का जो भी एलिमेंट जो है ना इसका मल्टीप्लिकेशन देगा ये।
वैसे ही सेम यहाँ पर भी मिलेगा आपको, नेगेटिव में देख लो क्या है, A3 A1 A2 मिलने वाला है, वैसे B2 B3 B1 भी मिलेगा, C1 C2 C3 भी मिलेगा। कहने का मतलब बहुत आसान तरीका है कि दोनों में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। चलो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो और ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप लिख लो इतना, एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप लिख लो इतना, चलो आगे बढ़े। एक भी चीज मिस ना हो जाए इसलिए मुझे भी देख देख के समझा बताना पड़ता है आपको, कोई भी एक चीज मैं मिस ना कर दूं, क्योंकि इसमें बता रहा हूँ ना, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। चलो दो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है, आप लॉजिक लगा पाओगे। If each element of second order determinant, if each element of second order determinant is either zero or 1, then number of possible determinants, नंबर ऑफ पॉसिबल डिटरमिनेंट्स। क्या बोला है कि each element of second order determinant is either 0 और 1, मतलब एक या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। क्या, तो कि हर एक एलिमेंट जो दिया है किसमें 2x2 डिटरमिनेंट में, तो वहां पर आपके पास क्या एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। चारों एलिमेंट्स में आप क्या रख सकते हो, या तो 0 रख सकते हो या तो 1 रख सकते हो। तो नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट डिटरमिनेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट डिटरमिनेंट, ठीक है, क्या होंगे वो आपको बताना है। चलो जल्दी से मुझे बताओ लॉजिक क्या करेंगे इसमें। तो सिंपल सा बनना है आपको, अगर 2x2 मैट्रिक्स 2x2 डिटरमिनेंट बनाना है और मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, 0 और 1। तो कहने का मतलब दो तरीके हैं, क्या है, दो तरीके। फिर यहाँ पर भी क्या आएंगे, और दो तरीके आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, तो ये भी क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वापस से दो तरीके और। तो टोटल देखने जाए तो 2 4 आएगा, क्या आएगा, 2 4, मतलब 16 डिफरेंट डिटरमिनेंट्स बन सकते हैं अगर मैं 0 और 1 को ही सिर्फ पुट करूं। चलो अगर ये सवाल किसमें पूछा जाता 3x3 के लिए, तो क्या लिखते आप, डायरेक्ट बताओ। तो इसको बनने के कितने रास्ते, 3 या 2 ही रास्ते ना, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको 2, सबके 2 रास्ते। तो कहने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, 2/9 है ना। 2/9 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2/4 क्या होता है, 16। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4 into 2, तो 16 into 16 into 2 क्या होगा बताओ, 256 into 2 है, तो 512 होगा। तो 512 तरीके हैं जो डिफरेंट तरीके से आप 0 1 वाले को लिख सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते इतना टाइप, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो ये तरीका था, पीएनसी लग गया थोड़ा बहुत। इसको क्या बोलते हैं, पीएनसी का मेथड हो गया ना। आपने पीएनसी पढ़ा है 11th में, क्या करते थे हम, तरीके ढूंढते थे, इसमें कितने तरीके से, इसमें कितने तरीके से, इसमें कितने तरीके से और इसमें कितने तरीके से, कितने वेज है, नंबर ऑफ वेज क्या थे वो हम ढूंढते थे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 16 तरीके से हम बना सकते हैं अपने डिटरमिनेंट को, अगर मैं हर एक एलिमेंट में 0 या 1 रखूं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके। दूसरा इसी में है कि नॉन नेगेटिव कितने होंगे, नॉन नेगेटिव डिटरमिनेंट कितने होंगे, मतलब 16 डिटरमिनेंट आपने बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से नॉन नेगेटिव कितने होंगे। अब नॉन नेगेटिव होना मतलब क्या होता है, नेगेटिव ना होना, नेगेटिव नहीं है,
तो मैं क्या करता हूँ, उल्टा करता हूँ, मैं नेगेटिव ढूंढ लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इसको नेगेटिव बना के छोड़ता हूँ, ठीक है। ऐसे डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ जो नेगेटिव है ना। मैं क्या करता हूँ, ऐसे डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ जो नेगेटिव है। जो नेगेटिव होंगे उसको मैं क्या करूँगा, 16 में से माइनस कर दूंगा। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको पता है, इसका माइनस इसका, ये प्लस में है ये माइनस में है। आपको आंसर किस में चाहिए, 0 और 1 है, ये चेक कर, ये तो पता चल गया ना। आंसर में क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ तो 1 रख सकता हूँ। तो 1 को माइनस होने का चांसेस कहाँ है, अगर यहाँ से 1 निकलता है तो ही माइनस होगा। इसका मतलब यहाँ से -1 होना चाहिए, बट ये तो पहले 0 होना ही चाहिए ना, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि इस लाइन में से आपको आंसर क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है या तो 1 मिल सकता है। इस लाइन में से आंसर क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है या तो 1 मिल सकता है। तो कब आपका आंसर माइनस वन आएगा, जब पहला वाला 0 और दूसरे वाला -1 हो। पहले वाला क्या हो 0 और दूसरे वाला क्या हो -1 हो। दूसरे वाला -1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों एलिमेंट 1 1 रखने पड़ेंगे। अगर दोनों एलिमेंट 1 1 है तो ही वो -1 होगा ना, सिंपल सी बात है। ये प्लस में और ये माइनस में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मुझे ये माइनस बनाना है तो पहली बार ये प्लस में आएगा, तो वहां पर 0 होना बहुत जरूरी है। और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी 0 -1 -1 आएगा। दूसरा एलिमेंट 1 बनाने के लिए एक चीज फिक्स हो गई कि ये दोनों 1 होंगे तो ही होगा, तो मैं इसको तो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 1 1 ही रहेंगे। जो चेंज करना है ये यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 बनाने के अलग अलग तरीके हैं। मुझे यहाँ पर 0 बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे कैसे कौन से रखूं कि जिससे आंसर 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 1 0 रख दो, तो 1 × 0 0 आ जाएगा, 0 -1 -1 आ गया, तो ये -1 दे रहा है। सर आप यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 1 रख सकते थे, तो ये क्या हो गया, 0 × 1 वापस से 0 -1 हो गया। चलो अब बताओ, अगर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 रख दूं तो भी क्या होगा, 0 -1 आ जाएगा। बट अब एक चीज बताओ, इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर मैं 0 0 0 बना सकता हूँ? क्या है कोई ऑप्शन जहां पर मैं 0 बना सकता हूँ? पहले जो डायगोनल है इसको मैं 0 बना सकता हूँ? नहीं है ना। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि टोटल 3 मुझे ऐसे डिटरमिनेंट मिलेंगे, 1 2 3। तो मतलब 3 एलिमेंट मिलेंगे, 3 डिटरमिनेंट मिलेंगे जिसकी -1 वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी, -1 वैल्यू होगी। और टोटल मुझे कितने क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए। मतलब इसको मैं हटा दूंगा, किसमें से, 16 में से। तो कितने आएंगे, 13 होंगे। वो कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव। तो क्या होंगे, तो ये क्या होंगे, 13 क्या होंगे, या तो 0 आंसर दे रहे होंगे या तो 1 आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। तो वो 0 या 1 आंसर देने वाले होंगे। ये चीज पता चलनी चाहिए कि भाई मुझे क्या पूछा है, नॉन नेगेटिव डिटरमिनेंट पूछा है। मैं क्या कर रहा हूँ, 16 डिटरमिनेंट बनते हैं वो मुझे पता है। मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट जो -1 देगा उसको हटा दूंगा। आंसर क्या बन सकता है, या तो 0 बन सकता है, या तो 1 बन सकता है, या तो -1 बन सकता है। इसके अलावा इसके कोई आंसर बनने वाले नहीं है। -1 कब बन सकता है, जब ये पूरा 1 1 हो, ये वाला 1 1 हो तभी। तो एक तो फिक्स हो गया ना, दोनों एलिमेंट्स फिक्स हो गए 1 1। और इस एलिमेंट को मुझे ऐसे बैलेंस करना है जिसके उसका आंसर 0 आए। और 3 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो 1 0, एक 0 1 और 0 0। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि पहला जो डायगोनल है आपका वो 0 आंसर दे। तो 3 तरीके हैं जहां पर मैं नेगेटिव वैल्यू ला सकता हूं। अदरवाइज मेरा आंसर क्या है, 0 या तो 1। तो जल्दी से लिख लो, ये भी जल्दी से लिख लो। चलिए हो गया ये। अभी हेडिंग दे दो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या दे दो हेडिंग, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। माइनर और कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। एकदम बेसिक सी चीजें हम पढ़ रहे हैं आज, तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहे। हाँ, आपको मैं एक्सरसाइज अभी से होमवर्क में दे देता हूँ। एक्सरसाइज जो 1 है आपका, वो आपको करना है इस डिटरमिनेंट चैप्टर का, 4th चैप्टर 4.1। चलो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ माइनर एंड डिटरमिनेंट की। लिख लो पहले तो डेफिनेशन लिख लो। माइनर की डेफिनेशन देख लो। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट
is obtained by minor of an element is obtained by deleting the row and column obtained by the elements. Sorry, minors are minors of an element is obtained by the remaining elements of determinant. The remaining elements of determinant. The remaining elements of determinant after deleting the row and column through the row and column through that element. The row and column through that element. तो माइनर क्या है, सिंपल तरीके से अगर बात की जाए तो माइनर किसको बोलेंगे? अगर मेरे पास क्या है A1 A2 A3 सॉरी A1 A3 A1 की बात करें, इससे अच्छा A1 ले लो, A11 है, A21 है। चलो मैं और इजीली कर देते हैं इसको, और इजी कर देते हैं। पहले एक चीज सीख लो, आगे बढ़ो। पहला जो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय MIJ, जहां पर I क्या है, नंबर ऑफ रो, J क्या है, Jth कॉलम। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या दिखाता है, रो दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, कॉलम दिखाता है। और किसका है, माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, एलिमेंट AIJ किसका माइनर है, तो माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ। सेकंड पॉइंट आपका ये है, लिख लो। तो चलो मुझे पहले ये बता दो, अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो ये कौन सी रो होगी, ये जो होगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम होगा। कितने लोगों को पता चल गया ये? और ये कौन सी रो होगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड ये थर्ड रो होगी। ठीक है, ये सबको पता है ना। तो अगर इसको मैं लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट I1 होगा, कॉलम क्या है 1 तो 1 1, फिर रो क्या है 1 ही है, कॉलम क्या है 2 है, और ये रो 1 ही है, कॉलम 3 है, फिर रो 2 है, कॉलम 1 है, रो 2 है, कॉलम भी 2 है, रो 2 है, कॉलम 3 है, फिर रो 3 है, कॉलम 1 है, रो 3 है, कॉलम 2 है, और रो 3 है, कॉलम भी 3 है। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी। अगर मुझे किसी का माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है, क्या करना है, इसका माइनर निकालना है, तो इसका माइनर को मैं क्या बोलूंगा, M21 बोलूंगा। तो M21 में कैसे लिखूंगा, तो M21 लिखने के लिए मुझे क्या करना है, पहले तो इसकी रो और कॉलम को हटाना है। तो रो कौन सी होगी, ये, कॉलम कौन सा होगा, ये, बाकी क्या बचेगा, तो कि A12 A13 और नीचे क्या बचेगा, A32 और A33। तो ये कितने लोगों को समझ में आया कि मैं M21 लिखने जाऊंगा तो इस तरीके से लिखूंगा। चलो कितने लोग मुझे यहाँ से खुद से लिख के देंगे, M33, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप खुद से लिख लिए। M33 क्या होगा वो लिख ले, अपनी नोट्स में लिख लो, M33 क्या होगा। तो M33 होगा माइनर ऑफ A33। ठीक है, और वो क्या होने वाला है, सबको पता है, A11 A22 A12 और ये A21। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ आपके सामने। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, क्या है, 0 1 3 4 -7 2 1 4 3। आपको जल्दी से मुझे बताना है, अपने खुद से बताना, मैं तो आंसर लिखूंगा यहाँ पर, आप खुद से लिखें। A32 क्या आएगा, A13 क्या आएगा, और A22 क्या आएगा। आपको इसके आंसर लिख देना है बस। फिर आपको ये भी आंसर लिख देना है, A11 प्लस A21 प्लस A13। इसका आंसर भी लिखो। चलो पहले बताओ इसका आंसर, सब लोगों ने लिख लो, पहले जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर मैं आंसर लिखता हूँ यहाँ पर। से आपको ये समझ में आया कि नहीं, मुझे ये बताना है, नाम जो आपने नाम दिया है वो आपको समझ में आया कि नहीं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया। A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कौन सा आंसर हो गया 4, ये 4 देगा। फिर 1 फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या आंसर आएगा 3। सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है -7। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 4,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है 3, तो आंसर क्या आएगा इसका 7। चलो कितने लोगों को ये समझ में आ गया था? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ M23 क्या आएगा? M23 क्या आएगा इसी क्वेश्चन में? M23 क्या आएगा आपका? तो क्या करेंगे, पहले तो A23 को पकड़ेंगे। A23 किसको बोलेंगे? सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको पकड़ लिया, इसके क्या कर लिया, कॉलम हटा दी, रो भी हटा दिया, तो बचा क्या 0 1 1 4। तो 0 into 4 तो 0 आएगा, 1 into 1 -1, तो आंसर क्या आएगा -1। तो जो मेरा माइनर है M23 वो आंसर क्या दे रहा है? -1 दे रहा है। चलो जल्दी से इतना तो लिख लो, या फिर आपने लिख लिया है साथ साथ, अगर नहीं लिखा तो पोस्ट करके लिख लो, ठीक है। एक चीज बता रहा हूं, अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझे ये बताओ A11 का माइनर क्या होगा। फिर मैं बता रहा हूं -A21 का माइनर क्या होगा, और मुझे बताओ A12 का और A12 का और A13 का माइनर क्या होगा। तो A11 का माइनर क्या होगा बताओ जल्दी से। तो कि A22 A23, अगर यहाँ देखा जाए तो इधर बताओ क्या आएगा, इधर बताओ। चलो ये वाला छोड़ो, A1 वाला छोड़ो, अब नॉर्मल वाला बताओ। जैसे कि मैंने बोल दिया 0, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? -7 और क्या है यहाँ पर 2, -7 2 और 4 3। फिर हम माइनस लेके क्या लिखते थे 1, और अंदर क्या लिखते थे 1 की कॉलम और रो को हटा के क्या लिखते थे 4 2 1 3। फिर हम प्लस में लेके 3 लेंगे तो अंदर कॉलम में क्या, अंदर क्या लिखेंगे 4 1 -7 4। ठीक है। कितने लोग अगर देखते बता सकते हैं कि ये जो चीज लिखी वो मैंने क्या लिखी? ये पहले क्या है बताओ, ये A11 है, तो ये M11 है कि नहीं है ये बताओ, है कि नहीं है? चलो माइनस ले लो, ये A12 है तो क्या ये M12 है कि नहीं? चलो और बताओ, अगर ये प्लस A13 लिखा है तो क्या ये M13 है? इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ मुझे जल्दी से। अगर मैं किसी भी रो और कॉलम का सम ऑफ, क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ तो नहीं बोल सकता, क्या बताऊं, मैं किसी भी रो से ले लेता हूं, क्या करता हूं साइन कन्वेंशन के साथ, विद साइन कन्वेंशन मैं क्या करता हूं किसी भी रो को हटा ले लेता हूं। मैंने कौन सी रो ले ली यहाँ पर? पहली रो ले ली। पहली रो में A11 M11 का मल्टीप्लिकेशन माइनस A12 M12 का और प्लस A13 M13 का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या मिला? D मिला। D मिला मतलब D मतलब क्या? डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या? तो क्या डिटरमिनेंट। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट को डेल्टा या तो D से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है? डिटरमिनेंट मिल रहा है। अगर मैं क्या करता इसमें से कोई थर्ड रो ले लो, चलो थर्ड रो लेता A31 M31 लेता तो प्लस में आती, फिर साइन कन्वेंशन के हिसाब से 32 क्या आता? माइनस आता, तो M32 ले लेता और प्लस A33 M33, तो भी आंसर मुझे क्या मिलता? D मिलता। समझ में आ रहा है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर कोई समझदार बंदा है तो इसको क्या लिखेगा? अगर मैं इस चीज को लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा A3J M3J, जहां पर J क्या है? 1 2 3 है। चलो कितने लोग इसको समझ पाए? और दूसरा इसके साथ साथ एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी माइनस प्लस के लिए, वो क्या होगा? -1 I plus J। -1 I plus J। क्यों -1 I plus J लगाना पड़ा था? आप चेक कर लो, यहाँ पर I plus J क्या है? 3 + 1 4, तो -1 की 4 पावर क्या हो गया? प्लस, फिर क्या है 3 और 2, तो 3 + 2 क्या हो गया? +5, -1 की +5 घात क्या होगा? माइनस देगा, और दूसरा 3 3 है तो क्या हो गया? 6, तो -1 की 6 पावर क्या देगी आपको? प्लस आंसर। और दूसरा तरीका मैंने देखा 3, यहाँ पर पहला जो 3 है वो हर किसी में सेम आ रहा है, तो मैंने 3 को सेम रखा है, सिर्फ J को चेंज किया है। चलो मुझे कोई यही तरीका, सेम तरीका आप इसके लिए लिख सकते हो। मैं कॉलम वाला लिख रहा हूँ अभी, क्या लिख रहा हूँ? कॉलम वाला। जैसे A12 ले लिया मैंने, A12 कैसा होता है? माइनस होता है, A12 M12 प्लस A22 M22 माइनस A32 M32। आप इसको किस में लिख के दो? मुझे समेशन में लिख के दो। किसमें लिख के दो? समेशन में लिखो। मैं लिखता हूँ इधर आंसर, आपको खुद से अपनी नोट्स में लिखना है, समेशन वाले फॉर्म में लिखना है। सिंपल सी बात, ये तो आने ही वाला है, तो इतना मैंने लिख के दे दिया। आप आगे वाला लिखो। क्या
क्या लिखेंगे? तो पहले बात ए, क्या कॉमन रह रहा है? पीछे वाला 2 कॉमन रह रहा है, तो मैं 2 को कॉमन रखूंगा। यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, जे की जगह पे 2 लिख सकता हूँ, और नीचे आगे क्या लिखूंगा? तो कि आई लिखूंगा। फिर एम में भी क्या आएगा? आई 2, और समय में क्या है, किसकी वैल्यू चेंज करनी है? 1 से 3 किसकी? आई की। तो यहाँ पर क्या आएगा? A12 M12, A22 M22, A32 M32, और उसी हिसाब से यहाँ पर भी क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो ये तरीका है लिखने का किसी भी कॉलम को, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के आंसर को हम किस में लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसके? एलिमेंट और माइनर के, है ना? तो जल्दी से लिख लो ये। इसके बाद इसका भाई आएगा, वो इससे भी अच्छा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। चलो हो गया। अब लिखो कोफैक्टर्स। क्या लिखो? कोफैक्टर्स लिखो। ये इसका नाम सिंपल अगर बता दो, माइनर अलॉन्ग विथ साइन। साइन के साथ अगर माइनर ले लूं तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? सिंपल से Cij बोल सकता हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय Cij। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? Cij से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने लोग अगर समझ पाएंगे इसको? मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 i + j Mij। अगर कोई डिटरमिनेंट में ले लेता हूँ, सिंपल सा डिटरमिनेंट है, जल्दी से सॉल्व करके लीजिएगा। पहले तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, सिंपल जो करना है वो, उसके बाद मैं कुछ और देता हूँ। पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। चलो पहले बताओ M21 क्या आएगा? M21 पहले बताओ A21 कहाँ है? तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, है ना? तो M21 क्या आएगा? 2 × 9 18 -3 × 2 18 - 6 क्या आएगा? 12। अब बताओ C21 क्या आएगा? तो कि -1 + 2 + 1 × 12। 2 + 1 क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर क्या देगा? -12। सिंपल सा पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि भाई C21 जो है वो क्या है? M21 ही है, बट साइन कन्वेंशन उसके साथ आएगा। तो आपको साइन कन्वेंशन याद है, तो यहाँ पर क्या आता था? नेगेटिव। तो आपको बस नेगेटिव करना था आंसर, है ना? तो आपने जो ये चीज लिखी थी ना, क्या लिखा था? M11 C11 नॉट C11 A11 M11 प्लस A12 M12 और प्लस A13 M13। इसके यहाँ पर माइनस लिखा था आपने, याद हो तो? कितने लोगों को याद है? याद है, सही है। अब मुझे बताओ M11 की जगह पे C11 लिख सकते हो कि नहीं? ये बताओ। लिख सकते हैं, क्योंकि C11 में तो क्या है? सेम ही आंसर आएगा, प्लस M11। फिर यहाँ पर बताओ A12 को मैं माइनस है, तो उसको मैं क्या? -C12, क्योंकि मुझे पता है C12 क्या है? -M12 है। क्यों माइनस है? क्योंकि माइनस की जो पावर है वो क्या आएगी? 1 + 2 मतलब 3 आएगी। तो आंसर क्या मिलेगा? -M12। तो -M12 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ? +C12 प्लस A13, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? C13 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी पता है C13 भी क्या होता है? M13 होता है। तो अगर आप देख पाते हो तो इसमें क्या हो रहा है? प्लस भी आ रहे हैं, सभी क्या आ रहे हैं? प्लस आ रहे हैं। तो मैं इसको समेशन को क्या लिख सकता हूँ? समेशन को क्या लिख सकता हूँ? A1j C1j, और उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं आएगा। सिंपल सा j को क्या करना है? 1 से 3 पर ले जाना है, और यही मुझे क्या देगा? डिटरमिनेंट देगा। क्या देगा? यही मुझे d और डेल्टा देगा। तो A1j × C1j = क्या दे रहा है आपको? j = 1 से 3 का आंसर दे रहा है। किसका आंसर आया है? डिटरमिनेंट का आंसर आया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं A11 C11 A12 C12 A13 C13। तो वो क्या देगा आपको? डिटरमिनेंट देगा। चलो जल्दी से लिख लो। कुछ लोग ये भी लिख सकते हैं इसको, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। तो ये भी क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट देगा। आपको बस ये जो एलिमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखना है।
ये एलिमेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखना है, ये एलिमेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कोफैक्टर लिखना है। तो डिटरमिनेंट सम ऑफ एलिमेंट एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कोरस्पॉन्डिंग, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, मैं लिख रहा हूँ मत लिखो। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स is determinant. Sum of product of elements and corresponding cofactors is determinant. ठीक है, तो इसको रिमार्क करके लिख लेना कि इसमें से क्या समझे आप, रिमार्क करके लिखना। पहला डेफिनेशन आ जाएगी ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज डिटरमिनेंट। ठीक है, दूसरी बात जो है वो देख लेते हैं, वो भी बहुत काम की चीज है। दूसरी जो बात है वो क्या है समझो, कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया A11 C11 प्लस A12 C12 A13 C13, तब तो आंसर डिटरमिनेंट आ जाता है। और कभी कभी गलती से मैंने A11 C21 ले लिया, प्लीज A12 C22 ले लिया और A13 के जगह पे मतलब पूरी जो कॉलम थी ना किसी और रो का मैंने कोफैक्टर्स ले लिया, तो उस केस में आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। जैसे कि मैं अभी A11 C31 भी ले लूं, A12 C32 ले लूं और A13 C33 ले लूं, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये भी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं किसी एलिमेंट, किसी रो के एलिमेंट के साथ किसी दूसरे रो के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या ले लेता हूँ, कोफैक्टर्स ले लेता हूँ, तो उसके पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, लिख लो। सेकंड नाम देखे इसको, है ना, सिंपल सी चीजें हैं सब, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें आपको। if d dash is the determinant, d dash is the determinant obtained by replacing their elements by corresponding cofactors. If d dash is obtained by, d dash is the determinant obtained by replacing elements by corresponding cofactors, then d dash is equal to, ठीक है, तो d dash क्या होगा, सिंपल सी बात पूछ रहा है ये, कोई नंबर आदि नहीं। A11 था, A12 था, A13 था, फिर क्या था A21 था, A22 था, A23 था, फिर क्या था हमारे पास A31, A32 और A33 था। ये क्या बोल रहे हैं महाशय, ये बोल रहे हैं कि आप C1 कर दो, इधर C11 C12 C13 दे दो, फिर यहाँ पर C21 C22 C23 दे दो, फिर आप C31 C32 C33 दे दो। तो ये वाले केस में आपको क्या देना है, मुझे बताओ। ये वाले केस में आपको आंसर लाके देना है कि भाई ये अगर d डैश है और ये d है, तो d डैश और d का कुछ रिलेशन देना है हमें, तो कैसे दिखाएंगे। तो सिंपल से अगर बताऊं तो इसका आंसर क्या आएगा, d रेज़ टू n माइनस 1, जहाँ पर n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू t, और ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, तो d रेज़ टू n माइनस 1 होगा आपका आंसर। d डैश क्या आएगा, d रेज़ टू n माइनस 1। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी भी थर्ड 3/3 की, तो क्या डायरेक्टली बोल सकता हूँ मैं, d स्क्वायर होगा। क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि d स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से देख लो। ठीक है, चलो कितने लोग बता सकते हैं मुझे इसका आंसर, d इंटू डी डैश कितना आएगा। आप बोलोगे सर d क्यूब आएगा, सब कैसे। चलो तो हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं। टॉपिक का छोटा सा नाम भी दे दो, साइड पे दे दोगे तो भी चलेगा। प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स,
प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। कौन से दो डिटरमिनेंट है? ऑलरेडी मैंने ये लिख के रखे हैं ना, ऑलरेडी लिख के रखे, हम इसी को देखेंगे। वैसे इसको कैसे खेला जाता है? दो तीन तरीके हैं। पहला तो रो टू रो, रो क्रॉस रो, रो क्रॉस कॉलम, कॉलम क्रॉस रो एंड कॉलम क्रॉस कॉलम। चार तरीके से हम खेल सकते हैं। अभी हम क्या देखेंगे? रो से रो। जैसे कि सर रो से रो मतलब देखते हैं, चलो बताता हूँ मैं आपको। सिंपल, आप तो काम करिए, बड़ा वाला बनाया नहीं डिटरमिनेंट। A11 जो पहली कॉलम पहली रो दिख रही है ना, उसको पहली रो से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहला A11 C11, A12 C12, A13 C13। समझ में आ रहा है? कैसे देखो, A11 C11, फिर क्या है प्लस में A12 C12 प्लस A13 C13। चलो दूसरा क्या है? तो पहली रो दूसरी रो, तो पहली रो क्या है? A11, तो यहाँ पर क्या आएगा? C21, फिर क्या आएगा? A22 या A12 आएगा, तो इधर C22 आएगा। ठीक है, चलो प्लस में देखो तो अभी क्या आएगा बताओ। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे से लिखते हैं। तो क्या तीनों बड़े अक्षरों से लिख सकता हूँ मैं? बड़े अक्षरों से लिखूंगा तो आपको और समझ में आएगा। चलो पहला बताओ, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 हो गया। पहला रो। फिर क्या है? फर्स्ट रो तो है ही, क्योंकि हम पहली रो में लिख रहे हैं ना, पहला रो तो है ही, बट इसके साथ किसका? C प्लस सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा? C21, फिर क्या आएगा? A12 तो C22 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा? A13, तो यहाँ पे क्या आएगा? C13। तो जल्दी से मुझे बताओ, थोड़ा ज्यादा यूज कर लिया स्पेस, पर यहाँ पे बताओ क्या आएगा? A11 C31 A12 C32 प्लस A13 C33। समझ में आया? तो पहली रो ही है, बट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो पहली रो के 3 एलिमेंट आ गए, फिर यहाँ पर से 3 के लिए। अब क्या करो? सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड रो में क्या लेंगे? A21 लेंगे, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका आएगा? सेकंड रो प्लस फर्स्ट रो, सेकंड रो थर्ड रो, फिर क्या आएगा? थर्ड रो फर्स्ट रो, थर्ड रो सेकंड रो, थर्ड रो। तो अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे? सेकंड रो फर्स्ट रो। सेकंड रो क्या है? A21, तो यहाँ पर क्या आएगा? C11 22 C12 23 C13। आया समझ में? चलो यहाँ पे बताओ क्या रहेगी? सेकंड कॉलम तो सेकंड रो तो रहेगी, सेकंड रो। यहाँ पर ये वाली रो में से कौन सी रो? फर्स्ट ले ली, तो सेकंड लेंगे, तो क्या बचेगा? A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। समझ में आया कितने लोगों को? चलो यहाँ पर बताओ जल्दी से, क्योंकि A21 C31 A22 C32 और A23 तो C33। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और ये वाली चीज आप पढ़ देना खुद से, नीचे वाले दिन। तो कितने लोगों को पता चल गया ये जो आंसर है वो क्या होगा? क्योंकि डी होगा। तो ये आंसर क्या होगा? सर 0 होगा। ये वाला आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों रो अलग अलग है ना। देखो रो कौन सी है? A11 C A12 A13, तो कोफैक्टर किसके हैं? सेकंड रो के। तो हमने देखा पहली रो का अगर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ, दूसरी रो का मैं कोफैक्टर लेता हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको? 0। इसका आंसर 0 हो गया, इसका आंसर भी 0 हो गया। यहाँ पर देखो सेकंड रो है और कोफैक्टर किसके हैं? पहली रो के, तो ये भी क्या देगा? 0। फर्स्ट सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड रो के कोफैक्टर, तो ये क्या देगा? सही है, तो ये देगा D। चलो यहाँ पे क्या आने वाला है? 0। कितने लोग समझ गए कि ये भी आंसर क्या देगा? 0 0 एंड D देगा। तो कहने का मतलब मेरे पास क्या आ गया? D 0 0 0 D 0 और 0 0 D, और इसका आंसर क्या बन रहा है? D क्यूब। कितने लोग समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से कि हम कैसे किसी भी दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर छोटा सा एक टॉपिक भी हो गया, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। कितने लोगों को समझ में आया प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट कैसा है? रो बाय रो करता पता चला। पहली रो ली, पहली रो सेकंड रो थर्ड रो कैसे लिया? फर्स्ट रो कहाँ पर? ये एलिमेंट में क्या लिया? फर्स्ट रो लिया। फिर इसमें कोफैक्टर किसके भरे? तो पहली रो के, सेकंड रो के, थर्ड रो के। फिर हमने क्या किया? सेकंड रो और एलिमेंट्स मतलब कोफैक्टर किसके भरे? फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो के। यहाँ पर देखो क्या किया? थर्ड रो लेते और थर्ड रो लेते, बट जो कोफैक्टर से वो कौन से लेते? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो के। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का, दो डिटरमिनेंट का, है ना। तो ये भी एक बहुत सारी चीज अच्छी वाली चीज थी, वो आपने नोट कर ली। लिख लो पहले जल्दी से, लिख लो जल्दी से, ठीक है। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, करके लाना है आपको।
होमवर्क में क्या कर रहा हूँ मैं बताऊँ आपको। एक्सरसाइज 4.1 खुद से कर लेनी है आपको, बहुत ही आसान है, सिंपल सी फंडामेंटल चीजें। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, बट भगाना मत, चीजें भगाना मत। ये मैं नहीं करवाने वाला, पहले से बता रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 4.1 नहीं कराने वाला, 4.2 4.3 जो आएगी बड़ी बड़ी उसमें मैं करवाऊंगा, बट 4.1 मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो कितने लोग कर सकते हैं 4.1? सब लोग कर लेंगे। 4.1 एक्सरसाइज आपको घर से करके लानी है। बाकी की बात जो आएगी, जो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तब तक के लिए अलविदा।